हेलो डियर स्टूडेंट, तो आप भी एनआईएस क्लास 12th में हो और सब्जेक्ट लिया है फिजिक्स। आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे, थ्योरम समझ में नहीं आ रहे, लॉ समझ में नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे, आप परेशान हो कि कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो डियर स्टूडेंट, डिस्टेंस स्कॉलर ने लॉन्च किया है मंथन बैच, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी फिजिक्स बिल्कुल आसान भाषा में, जिसको पढ़ने से आप एग्जामिनेशन में तो अच्छा करोगे ही करोगे, साथ में आने वाले जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां भी फोड़ कर आओगे। तो मंथन बैच के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को, डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और जाकर के ऐप पर सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस स्कॉलर ने बहुत सारे या तमाम चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस को अपने YouTube पे भी ला दिया है, यानी कि आप इस YouTube पे भी फ्री में पढ़ सकते हो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिव, योर फिजिक्स मेंटर। वेलकम टू योर YouTube चैनल डिस्टेंस स्कॉलर। सो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला चैप्टर, जो कि इलेक्ट्रिक करंट। यानी आज हम समझेंगे आपके एनआईओएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जितने रिलेटेड डाउट्स होंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छी तरीके से आज समझने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं और ये भी समझेंगे कि कहां-कहां से एमसीक्यूज के क्वेश्चन कैसे-कैसे पॉसिबल है जो बन जाते हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसमें बात आती है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट का एक बेसिक फॉर्मूला भी है और उस पे एक क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए, समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट सिंपली एक्सप्लेन्स अबाउट द करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी सरफेस से कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब यहां पे वो जो सरफेस होना चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द फ्लो होना चाहिए। जैसे कि आप यहां फिगर में देख रहे हैं कि अगर मेरे पास ये चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी सरफेस से, अगर मेरे पास ये एक सरफेस है और इससे चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो रहा है। इट मींस कि जो उसका फ्लो है वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है उस एरिया से, राइट। तो यहां से हम करंट को डिफाइन करते हैं कि करंट I इज इक्वल्स टू Q बाई T, या हम इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं dQ, रेट ऑफ चेंज अपॉन dt। दिस इज करंट, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो जो SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, SI यूनिट क्या होता है? आप यहां से देखेंगे चार्ज पर सेकेंड या फिर कूलाम्ब पर सेकेंड। कूलाम्ब पर सेकेंड होगा यहां से, कूलाम्ब पर सेकेंड, या हम इसको लिखते हैं एम्पियर। एम्पियर दैट इज A से रिप्रेजेंट करता है। और भी यूनिट होते हैं करंट के, जैसे एक अगला यूनिट आप देखें, स्मॉल यूनिट क्या होता है? तो जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उसमें आपका मिल जाएगा एक आपको माइक्रो एम्पियर क्या होता है? इसको आप म्यू A से रिप्रेजेंट करते हो, और एक माइक्रो एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर ना। ये याद रखना है ना, माइक्रो एम्पियर का मतलब एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये एक बेसिक यूनिट है किसकी? चार्ज की, सॉरी करंट की। तो ये आपका इलेक्ट्रिक करंट हुआ। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे चैप्टर का, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, वो है आपका ओम्स लॉ। बहुत अच्छे से इसको समझिए। क्लास 10th में भी ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, वहां भी क्वेश्चंस आए होंगे। आपके एनआईओएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ओम्स लॉ पे कम से कम 2 से 3 सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, बस थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहेगा उसमें। तो हम हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं ओम्स लॉ के। सबसे पहले ओम्स लॉ है क्या उसको समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर किसी वायर में, अगर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, जो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसके, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन। साथ ही साथ जो फिजिकल कंडीशन होगा, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर, वो अनचेंज्ड होना चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी भी वायर में मैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहा हूं, तो जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाऊंगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस, उसी के प्रोपोर्शनली पोटेंशियल डिफरेंस उसके वायर के अक्रॉस सेटअप होगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको उस वायर का टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करना है। ये एक इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको सर्किट डायग्राम से बताऊं आपको, तो आप समझ लीजिए कि मेरे पास एक वायर है,
मान लीजिए ये एक वायर है, इस वायर का अपना कुछ लेंथ होगा, ठीक है, राइट, इसका अपना कुछ लेंथ है और कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे मैंने एक स्विच बना दिया और यहाँ पे मैंने एक क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दिया, राइट, एक बैटरी हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया बेसिकली, और ये इस तरह से यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ये फ्लो दिखाएगा। और यहाँ पे अगर आपको पोटेंशियल मेजर करना है तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए यहाँ पे आप एक वोल्ट मीटर लगा लीजिए, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एक वोल्ट मीटर लगाएंगे। और अगर आपको मान लीजिए कि करंट मेजर करना है तो उसके लिए आप एक अमीटर लगा सकते हैं, राइट, यानी ये हमने यहाँ से पोटेंशियल का दिखा दिया और यहाँ पे एक अमीटर के लिए ए लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जब ये करंट इसमें जाएगा तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक स्विच भी लगाया है। जैसे जैसे आप यहाँ पे पोटेंशियल को चेंज करेंगे, यानी कि बैटरी के पोटेंशियल को चेंज करेंगे, वैसे वैसे इस कंडक्टर में करंट की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज हो रही होगी। तो यही ओम्स लॉ है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल देते हैं या करंट फ्लो करवाते हैं, वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज होने लगता है किसी भी सर्किट का। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली दिखाएं, तो अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो दैट इज मैथमेटिकली क्या हो जाएगा भाई, मैथमेटिकली जो ये कहना चाह रहे हैं कि I प्रोपोर्शनल टू V, या हम इसको लिखते हैं V प्रोपोर्शनल I, या इसी को लिखा जाता है V इज इक्वल टू IR, जहां पे R क्या होता है, R क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और ये जो आपको दिख रहा है फॉर्मूला, इसी को हम बोलते हैं क्या, ओम्स लॉ। यही क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो फ्लो ऑफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस वायर के पोटेंशियल डिफरेंस के, जहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक आता है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं तो ये उसी का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, राइट, कंडक्टर, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसका, उस वायर का, राइट। अब ओम्स लॉ में जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ को आप यहां पे देख पा रहे हैं, इधर आपका V है, इधर I है, यानी V वर्सेस I, इधर आपका पोटेंशियल दिख रहा होगा, इधर आपको करंट दिख रहा होगा। जो V वर्सेस I का ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज हो रही है वैसे वैसे पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है। तो यहां से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं क्या, VI कर्व, किसका, इस किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर वायर का। और इसका जो स्लोप होता है, इसका जो स्लोप होगा वो आपका किसके बराबर होगा, वो होगा 1/r के बराबर, किसका, इस ग्राफ का स्लोप। और वही हमें क्या देता है, वहां से आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, यानी किसी वायर का अगर हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो I वर्सेस V है, या इसको अगर इधर से लिखे, इधर V कर दे, इधर I कर दे, तो स्लोप क्या आ जाएगा, R, यानी कि रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आपको अगर I वर्सेस V प्लॉट करते हो या V वर्सेस I प्लॉट करते हो तो जब आप उसका स्लोप निकालोगे तो आप रेजिस्टेंस पता कर सकते हो, किसका, उस वायर का। ये एक ओम्स लॉ में, और ये ग्राफ आता है एग्जाम में, अगर ओम्स लॉ का ग्राफ बनाने को आए तो आप सिंपल ऐसे I वर्सेस V बना देना और वहां पे स्लोप दिखा देना, कितना होगा, 1/r। ये आपका जो पहला ग्राफ है ना, ये ग्राफ ओमिक डिवाइस के लिए है, किसके लिए है, ओमिक डिवाइस, राइट, जहां पे ओम्स लॉ फॉलो होता है। ये जो दूसरा ग्राफ आप देख रहे हैं जहां पे ये कुछ कर्व ऐसे गया है, अब कर्व का इस तरह से जाने का मतलब सिंपल समझ में आ रहा है कि देखो यहां पे वेरिएशन कुछ अलग है, यहां पे वेरिएशन कुछ अलग है, यहां पे वेरिएशन अलग है, और उसके बाद यहां पे वेरिएशन अलग है। तो ये जो कर्व हमारा है ये नॉन ओमिक डिवाइस के लिए, किसके लिए है, नॉन ओमिक डिवाइस, राइट, नॉन ओमिक डिवाइस के लिए है, ठीक। तो ओम्स लॉ अगर वैलिड है तो उस केस में ग्राफ, बस दो बातें याद रखनी है ना, ओम्स लॉ वैलिड है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, ओम्स लॉ वैलिड नहीं है तो ग्राफ ऐसे बनेगा। बस ये दो बात अगर आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा। और फॉर्मूला ये याद रखना है, V इज इक्वल टू IR। इस V इज इक्वल टू IR फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएंगे, आपको सिंपल वोल्टेज दिया होगा या आपको करंट दिया होगा, आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बात आती है भाई, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स which affects the following are the factors which affect the resistance of a conductor।
राइट। कौन कौन से फैक्टर है? पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कि ये भाई लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। यानी जो R होता है ये प्रोपोर्शनल होता है L के। आपको याद रखना है रेजिस्टेंस का जो लेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके जो रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। और जो दूसरी चीज है वो है एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। तो एरिया ऑफ कंडक्टर पे कैसे प्रोपोर्शनलिटी होती है? तो एरिया ऑफ कंडक्टर की जो प्रोपोर्शनलिटी होती है वो R प्रोपोर्शनल 1/A होता है। यानी कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को कंबाइन करूं तो यहां से फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू रो L/A का, जहां पे रो क्या होता है? तो रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। और R क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लीजिए भाई कि रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दी रेजिस्टेंस को मैं यहां लिख दे रहा हूं कि रेजिस्टेंस होता क्या है ना, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा रेजिस्टेंस क्या है। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन offered by the conductor in the flow of charge, ठीक है। इसका SI यूनिट क्या होता है? तो SI यूनिट इसका होता है आपका, देखिए R इज इक्वल्स टू V/I, यानी कि यहां से आप निकालोगे तो वोल्ट्स पर एम्पियर, लेकिन इसी को हम लिखते हैं ओम, जिसका सिंबल क्या होता है? ऐसा। तो ओम्स लॉ ने दिया था इसलिए इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। किसका यूनिट? रेजिस्टेंस का। और ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है। और ये रेजिस्टिविटी एक क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू में आता है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर, चलिए क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं जो आपके एग्जाम में आता है, जिस पैटर्न पे आता है। मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछता है कि भाई एक वायर था, उस वायर का लेंथ, इसको शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं आपको क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो बस इतने में समझ लीजिए आप, एकदम आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक वायर है, उस वायर का लेंथ L है और एरिया A है। मान लेते हैं कि वो वायर हमारा ये है, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि वायर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए एक पाइप है, मेरे पास एक पाइप है जिसकी लंबाई L है और जिसका कुछ एरिया है, ठीक है, कुछ एक क्रॉस सेक्शन एरिया, सबमर्सिबल वाली पाइप है। अब मान लेते हैं कि उस वायर को मैंने क्या किया ना, उस वायर का एरिया मैंने बढ़ा दिया या मैंने उस वायर को खींच के पतला किया। जब मैं उस वायर को खींच के पतला करूंगा तो जाहिर सी बात है उसका एरिया कम हो जाएगा ना। अगर मैं उस वायर को खींच के लंबा कर रहा हूं, उसकी लंबाई बढ़ा रहा हूं तो एरिया कम हो जाएगा। जैसे सबमर्सिबल वाली मोटी वाली पाइप थी, आपने उसको ऐसा बनाया कि उसकी लंबाई बढ़ा दिया। जब लंबाई बढ़ाओगे तो वो पाइप पहले से पतली हो जाएगी, यानी उसका एरिया कम हो जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि सिंपल एक वायर था जिसका लेंथ L है, एरिया A है, उसको लंबा कर दिया गया, मतलब उसका लेंथ डबल कर दिए तो एरिया हाफ हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया A है, बाद में मैंने इसको क्या कर दिया, इसका लेंथ 2L कर दिया और एरिया हाफ कर दिया, A/2 कर दिया। मान लेते हैं इनिशियली इसका रेजिस्टेंस R था, तो अभी रेजिस्टेंस कितना होगा यही आपसे पूछ रहा है। हाँ, लेटर ऑन मतलब दूसरे केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है आपको, सिंपल फॉर्मूला लगा के कैसे करना है, देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप उसी पैटर्न पे काम करेंगे ना। पहले रेजिस्टेंस को मैं मान ले रहा हूं R, दूसरे वाले को मैं मान ले रहा हूं R'। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू रो L/A। तो देखिए अगर वायर सेम है तो मैंने यहां लिखा है ना इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन वायर, मतलब वायर सेम है तो रो की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो सिंपल हम डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो L अपॉन में A, और नीचे वाले के लिए लिखेंगे तो देखिए 2L हो जाएगा और ये अपॉन में A/2 हो जाएगा। तो ये A से A कट
जाएगा, L से ये L कट जाएगा, तो ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहां से क्या बनाएंगे आप, ये 2 ऊपर चला गया तो 2/2, इट मींस यहां पे आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि हम ये कह रहे हैं सिंपल तौर पे, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो अगर हम किसी वायर का क्या कर रहे हैं कि लेंथ अगर इंक्रीज करते हैं, डबल करते हैं और एरिया उसी रेशियो में डिक्रीज करते हैं, तब तो रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप केवल लेंथ इंक्रीज करें या केवल एरिया डिक्रीज करें तो रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। जैसे इसी वायर को अगर मैं दूसरे तरह से कराऊं, जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हम एक दूसरे पैटर्न पे देखें तो चेंज देखिए क्या आएगा, चेंज सिंपल ये आएगा। अगर मान लेता हूं कि मैंने कह दिया आपसे कि ठीक है एक वायर है, देखिए एक वायर है, एक ये क्वेश्चन भी आएगा आपके एग्जाम में, तो मैं उसी पैटर्न पे बता रहा हूं कि हमने ये माना कि भाई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और इसका लेंथ L है और एरिया A है, यहां तक ठीक है। उसको मैंने क्या किया, इसका लेंथ अगली बार जब मैं चेंज कर रहा हूं तो आपको रेजिस्टेंस बताना है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर लेंथ जो है ये L/2 कर दिया, लेंथ आधा कर दिया और एरिया वैसे का वैसा ही है, एरिया चेंज नहीं हुआ है, तो आप फिर फॉर्मूला लगाएंगे R/R', कितना हो जाएगा, पहले लेंथ L एरिया A, अभी लेंथ हो गया L/2 और एरिया है हमारा A, तो A से A कटेगा, L से L कटेगा, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2, यानी कि R' इज इक्वल टू R/2 ना। यहां से हमें एक बात समझ में आई कि अगर हम वायर का लेंथ हाफ करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। भाई बात सिंपल सी है कि R प्रोपोर्शनल L होता है, तो जैसे आप लेंथ को हाफ करेंगे तो उसका मतलब रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ये जो आपको दिख रहा है R' इज इक्वल टू R/2, ऐसे कई सारे तमाम कॉन्सेप्ट्स पे आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे और वो आपको ध्यान से करने पड़ेंगे। सिंपल आपको L दिया होगा, कभी कभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू में L दिया होगा, A दिया होगा, तो वहां से आप R कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, राइट। अगला टॉपिक देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। एक क्वेश्चन यहां से आता है, अब यहां से कैसा क्वेश्चन बनेगा उसको भी समझ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें दो तरह से ग्रुपिंग होती है। पहला आपको दिख रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन ना, मतलब जब हम एंड टू एंड ग्रुप करें। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है ना, मैंने एक रेजिस्टेंस, अगला वाला दूसरा रेजिस्टेंस, इसके अगला वाला तीसरा रेजिस्टेंस, इसके अगला वाला चौथा रेजिस्टेंस, इन सबको क्या किया, जोड़ दिया है, एक बैटरी लगा दी है और ऐसे हमने जोड़ दिया है, ठीक है। इसमें कुछ करंट जा रहा होगा आई, सेम करंट इधर जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, इसका रेजिस्टेंस R4। अब आपसे पूछा ये जा रहा है, ये बैटरी भी वोल्ट है, जैसे मान लीजिए 4 बल्ब है 5-5 वाट के, अब चारों बल्ब को हटा के मैं एक बल्ब लगा दूं तो वो बल्ब कितने वाट का होगा जो इन चारों के बराबर रोशनी दे। क्वेश्चन सिंपल है कि ये 4 रेजिस्टेंस को आप 4 बल्ब समझ लीजिए 5-5 वाट के, तो अब ऐसे दिमाग में तो आएगा कि सर 4 बल्ब है 5-5 वाट के तो 20 वाट का लगा लीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैथमेटिकली उस चीज को देखें, अगर मैंने सीरीज में लगाया है और मुझे 4 बल्ब के बराबर एक बल्ब लगाना है जिसकी रोशनी मुझे मिल जाए, तो सवाल यह है कि हम उसको निकाले कैसे मैथमेटिकली उस चीज को कैलकुलेट करें। तो उसका फॉर्मूला जो होता है उसी को हम बोलते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहां पे सेम क्या होगा, अब अगर इस फिगर को मैं चेंज करूं ना, इक्विवेलेंट फिगर बनाऊं, तो देखिए इक्विवेलेंट फिगर क्या बनेगा, एक प्रॉपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, बैटरी वही रहेगी, सप्लाई वही रहेगा, करंट वही जा रहा होगा, करंट में चेंज नहीं है, करंट आई है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने R इक्विवेलेंट कह दिया, तो दोनों के केस में ओम्स लॉ तो लगेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि V इज इक्वल टू, देखिए V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, तो ये जो R इक्विवेलेंट आया है, या यहां से अगर हम और चेंज करें इसको तो V वोल्टेज वही है, I करंट भी वही है, या फिर इसको आप ऐसे लिख लीजिए कि V बराबर एक और चीज है V1 प्लस V2 प्लस V3। ये कहां से आया भाई, प्लस V4, ये कहां से आया। तो इन सब में अलग अलग वोल्ट मीटर जब आप लगाएंगे, यहां V1 लगाएंगे, यहां V2 लगाएंगे, यहां पे V3 लगा लीजिएगा ना, V3 यहां पे V4 ना, तो अलग अलग वोल्टेज पे ये सभी चलेंगे क्योंकि करंट सब में सेम होगा, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए I R इक्विवेलेंट बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 प्लस I R4। यहां से I कॉमन लेके काट देंगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी R1, यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये आपका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। यानी कि आप सिंपल वही जो बात आई थी कि 4
5 वाट के 4 बल्ब हैं तो उन चारों को हटा करके 5 + 5 + 5 + 5 एक 20 वाट का बल्ब लगा दीजिए, उतनी ही रोशनी देगा। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गई। भाई ऐसे तो हम जान रहे थे कि 5 वाट के अगर 4 बल्ब हटा करके हम एक 20 वाट का लगा दें तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन उसको प्रूफ करना है ना कि कैसे वो आया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इसमें न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा, आपको एक सर्किट बना के दे देगा और बोलेगा कि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और एक मजेदार बात वो ये है कि इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना वो ये ध्यान देना, जब आपसे क्वेश्चन में ये बोले कि आप 4 रेजिस्टेंस का यूज करके सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाइए, तो आप किसमें जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ेंगे। यानी कि हियर R equivalent is greater than R1, R2, R3, R4, यानी जो R इक्विवेलेंट आया वो सभी रेजिस्टेंसेस से उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है। भाई 20 वाट के बल्ब की जो वैल्यू है वो हर एक 5 वाट से ज्यादा है ना, तो इसलिए जब आपको ऐसा बोले कि आप 4 रेजिस्टेंस का यूज करके मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनाइए, तो आप क्या लगाएंगे? उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे। और अगर बोलेगा आप मिनिमम बनाइए तो अगला कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल है, वो यूज करेंगे। तो देखिए अगला कॉम्बिनेशन जो आपका है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस केस में क्या होगा, हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन यूज होता है, भाई शॉर्ट में लिख लेना कि ये जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन आवर हाउस होल्ड। ठीक, हमारे घरों में यही कॉम्बिनेशन होता है, कौन सा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है? देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जब हम रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड जोड़ते हैं, जैसे एक ही एंड से कई सारे रेजिस्टेंस जुड़े हो, जैसे आपके घर में पावर सप्लाई एक ही जगह से आती है और सारे रूम में सप्लाई आप वहीं से देते हो, तो अगर मान लो किसी एक रूम का डिस्टर्ब हुआ है तो बाकी सप्लाई बंद नहीं होगी, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है। सीरीज में अगर एक रूम का बंद हुआ तो पूरी लाइन सप्लाई आपकी बंद हो जाएगी, तो आपको चेक करना पड़ेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है सीरीज और पैरेलल में ना, और इसीलिए हम सीरीज पैरेलल का यूज करते हैं। ये आपका V हो गया, यहां पे देखो ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5। यहां करंट सेम जाएगी I, और इन सब में अलग अलग करंट जाएगी, यानी कि मैंने यहां पे लिख दिया ये करंट हो गई I1, ये I1, ये I2, ये I2, ये I3, ये I4, ये I4, ये I5 ना। डिफरेंट करंट डिफरेंट ब्रांचेस में जाएंगे, राइट। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, मतलब यहां भी सेम सवाल आ रहा है कि इन 5 रेजिस्टेंस को हटा के हमें एक ऐसा रेजिस्टेंस लाना है जो इन 5 के बराबर काम कर रहा हो। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक रेजिस्टेंस लेकर के आएंगे। हमने एक रेजिस्टेंस लाया यहां पे और बैटरी V से जोड़ दिया, ठीक है, पोटेंशियल दे दिया, करंट I जा रहा है और यहां पे R इक्विवेलेंट ले लिया, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि सर वो रेजिस्टेंस आएगा कैसे। तो एक चीज देखो, यहां पे करंट अलग अलग है, मतलब I करंट बराबर I जो करंट है वो 2T है, I1, I2, I3, I4, I5। तो इक्वेशन हम यहां पे क्या बनाएंगे, यहां पे जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन बनेगा आपका कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। अब I इज इक्वल टू V बाई R, तो V तो सेम सब में, यहां पे क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3 ना, V बाई R3 प्लस V बाई R4 और प्लस V बाई R5 ना। तो V काट दो तो 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ना, ये R2 है, R2 R3 1 बाई R4 और 1 बाई R5। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा किसमें, पैरेलल में। और एक मजेदार बात देखो, अगर मान लो आपको 2 रेजिस्टेंस दिया हो, तो जब 2 रेजिस्टेंस दिया होगा तो उस केस में R इक्विवेलेंट सिंपल आप लिख लोगे R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हुआ। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे लोएस्ट आता है, यानी यहां पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि R इक्विवेलेंट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू सबसे कम होगी। क्वेश्चन में दो ही चीज पूछेगा, या तो कुछ रेजिस्टेंस दिया होगा उससे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस पूछेगा, या तो कुछ रेजिस्टेंस दिया होगा उससे सबसे छोटी रेजिस्टेंस पूछेगा। तो अगर सबसे बड़ी रेजिस्टेंस पूछता है सीरीज लगाएंगे, अगर सबसे छोटी रेजिस्टेंस पूछता है पैरेलल लगाएंगे। तो ये 2 बात याद रखनी चाहिए कि सीरीज कब यूज करना है,
पैरेलल कब यूज करना है, राइट। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हुआ रेजिस्टेंस का। एक बार फिर से देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या यूज करेंगे, जब हमें दो सबका सम करके एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या यूज करेंगे, जब हमें इस तरह से लगाना है कि हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट अलग अलग करंट पे रन करे, तो उसके लिए हम कौन सा लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाएंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या अंतर होता है, एक और चीज याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। यहां पे देखिए वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है ना। तो यहां नोट करके एक बात लिख लेना कि हियर ये एमसीक्यू में आएगा, हियर करंट इज सेम, करंट इज सेम। ऐसे एमसीक्यू में पूछेगा कि कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन इसमें करंट सेम होता है, तो क्या आंसर आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, यहां वोल्टेज सेम होता है, हियर वोल्टेज इज सेम, हियर वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम ना। तो वोल्टेज किसमें सेम होता है, तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई है। बाकी कंप्लीट लेक्चर के लिए आप हमारे ऐप डिस्टेंस स्कॉलर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां रजिस्टर करिए, वहां पे आपको ये कंप्लीट लेक्चर प्रॉपर फॉर्मेट के साथ विद पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, वहां से आप इसको जाकर के देख सकते हैं। इसमें कई सारे अनदर टॉपिक जो आपको मिलने वाले हैं, हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसके साथ साथ आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन, वो सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वहां पे समझाई गई हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी वहां पे रिवीलिंग की गई है। और बाकी यहां इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। टिल देन बने रहिए हमारे साथ आगे के लेक्चर्स के लिए, एंड हैव अ नाइस डे।